arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। शाहजहां के पश्चात हम औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। 1658 से 1707 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर सन 1618 ईस्वी को गुजरात में गोहद नगर में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। औरंगजेब का पालन पोषण एवं शिक्षा एक कट्टर मुसलमान के रूप में हुई। शाहजहां के विद्रोह के कारण औरंगजेब अपने बाल्यकाल में नूरजहां के पास बंधक के रूप में रहा। इसलिए औरंगजेब की शिक्षा 10 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण शीघ्र ही वह अरबी, फारसी, तुर्की का ज्ञाता बन गया। उसे उचित सैनिक शिक्षा प्राप्त हुई। औरंगजेब की योग्यता और परिश्रम को देखकर शाहजहां ने 13 दिसंबर 1634 ईस्वी को उसे 10,000 सवार का मनसब पद प्रदान किया। 1635 ईस्वी में उसे बुंदेलखंड विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। औरंगजेब ने विद्रोह का दमन सफलतापूर्वक किया। 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। 1644 ईस्वी तक वह इस पद पर बना रहा। दक्षिण में औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया। शाहजहां सितंबर 1657 ईस्वी को बीमार हुआ और गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद से मिलकर सिंहासन प्राप्त करने के लिए दारा तथा शुजा को पराजित किया, पर अंत में अपने भाई मुराद व दारा की हत्या कर शासन पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाकर अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह आलम की उपाधि धारण की। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। मीर जुमला का असम पर आक्रमण और संधि। 1661। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे यह आदेश दिया कि वह मुगल साम्राज्य का क्षेत्र विद्रोहियों से पुनः प्राप्त करने का प्रयास करे। मुगल सेना ने गढ़गांव पर अधिकार कर लिया। 4 वर्षों तक मुगल सेना का असम पर अधिकार रहा। कई संघर्षों के पश्चात असम के राजा ने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगाली भारत में अपनी शक्ति स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने बंगाल के समुद्री तटों पर अशांति मचा रखी थी। वे बंगाल को लूटते थे तथा लोगों को जबरदस्ती पकड़कर बंगाल में दास के रूप में बेच देते थे। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में दासों को पुर्तगालियों से मुक्त किया। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण दक्षिण नीति का पालन किया। शाहजहां के शासनकाल में वह दक्षिण भारत का 2 बार सूबेदार रह चुका था। जब वो मुगल सम्राट बना तो उसने अपने अतीत के सपनों को साकार करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब की दक्षिण नीति के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दक्षिण के राज्य अत्यंत संपन्न थे। वहां हीरे, जवाहरात, सोने एवं चांदी की भरमार थी। इसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर औरंगजेब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहता था। मराठों का उत्कर्ष दक्षिण में मुगलों के लिए समस्या बन गया था। दूसरा, धार्मिक मतभेद। गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तान शिया मत के अनुयायी थे और मराठे हिंदू थे। औरंगजेब इनसे घृणा करता था, इसलिए इनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। तीसरा, विद्रोहियों को शरण देना। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान प्रायः मुगल साम्राज्य के विद्रोहियों को शरण देते थे। वे मराठों को भी औरंगजेब के विरुद्ध प्रोत्साहित करते थे। औरंगजेब इन राज्यों को जीतकर मराठों का सरलता से नाश कर सकता था। मराठों का उत्कर्ष। बीजापुर और गोलकुंडा राज्य पतनोन्मुखी हो गए थे। उनकी दयनीय दशा का लाभ उठाकर दक्षिण में मराठों ने अपना उत्थान कर लिया था और मुगल साम्राज्य के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहे थे। पांचवा, सेना की उपयोगिता। विशाल मुगल सेना के लिए युद्ध और सैनिक अभियान आवश्यक थे।
उपरोक्त धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक कारणों से औरंगजेब के लिए दक्षिण की विजय आवश्यक बन गई। औरंगजेब तथा बीजापुर 1657 से 1686 ईस्वी। औरंगजेब ने दक्षिण में सर्वप्रथम बीजापुर की ओर ध्यान आकृष्ट किया। 1657 ईस्वी में बीजापुर सुल्तान ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया था, किंतु उत्तराधिकार युद्ध काल में बीजापुर के शासक ने उस संधि की शर्तों की अवहेलना की और पुनः बीजापुर को स्वतंत्र राज्य में परिणत कर दिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा, जिससे वह खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त कर सके। आदिल शाह अनेक दिनों तक औरंगजेब की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहा। औरंगजेब ने जयसिंह को बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण करने का आदेश दिया। 13 जुलाई 1685 ईस्वी को औरंगजेब स्वयं बीजापुर पहुंचा, जिसके समक्ष 22 सितंबर 1686 को सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब तथा गोलकुंडा 1672 से 1687 ईस्वी। गोलकुंडा का शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 72 एक अयोग्य और विलासप्रिय शासक था और उसका अधिकांश समय विलासिता में व्यतीत होता था। 1656 में उसने मुगलों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुतुब शाह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हो गई थी। 7 फरवरी 1687 ईस्वी को मुगलों ने आक्रमण कर अबुल हसन को पराजित कर गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब का मराठों के साथ संघर्ष 1643 से 1707 ईस्वी। शिवाजी के साथ संघर्ष। जिस समय मराठा शक्ति उत्कर्ष कर रही थी, 1643 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, किंतु वह असफल रहा। इस पराजय के बाद औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए भेजा। जयसिंह ने कूटनीति से काम लिया, जिससे शिवाजी एवं मुगलों के बीच 21 जून 1664 को पुरंदर की संधि हो गई। संधि के अनुरूप शिवाजी 22 मई 1666 को औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब द्वारा अपमानित करने पर शिवाजी दरबार में अत्यंत क्रोधित हो गए। शिवाजी एवं उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया। आगरा के जयपुर हाउस में 3 माह तक कैद रहने के बाद शिवाजी फलों एवं मिठाइयों की टोकरी में छिपकर भाग निकले। अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करने के पश्चात जनवरी 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुगलों से वे समस्त दुर्ग एवं क्षेत्र वापस छीन लिए जो उन्होंने पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए थे। शिवाजी ने संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वतंत्र करा लिया और स्वतंत्र शासक की हैसियत से राज करने लगे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों से संघर्ष। शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी मराठा शासक बना। 1 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने मराठों की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। संभाजी का उत्तराधिकारी राजाराम मुगलों से लड़ता रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई भी मुगलों का विरोध करती रही। मुगल मराठा संघर्ष में मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्हें अपार धन जन की हानि उठानी पड़ी। मराठों के विरुद्ध औरंगजेब की असफलता के कारण इस प्रकार है। औरंगजेब अधिकतम समय दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार में लगा रहा, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली, जिसके कारण इस प्रकार थे। औरंगजेब की बढ़ती आयु। औरंगजेब की वृद्धावस्था के कारण शारीरिक क्षमता और शक्तियां क्षीण हो गई थीं। औरंगजेब का शंकालु स्वभाव। औरंगजेब का स्वभाव शंकालु था। वह अपने पुत्रों और अधिकारियों पर भी विश्वास नहीं करता था। राजपूत शक्ति की अवहेलना। राजपूतों की वीरता, साहस, युद्ध प्रियता, राजभक्ति को हमेशा नकारना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। ठोस सैनिक योजनाओं का अभाव। औरंगजेब की युद्ध की योजनाओं में दोष व असंतुलन था तथा उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को जीतकर उन्हें मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जो एक बड़ी राजनीतिक भूल थी। उसने दक्षिण में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न कर दिया।
सैनिक सहायता में कमी। मराठों के विरुद्ध औरंगजेब को उत्तरी भारत से पर्याप्त सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। निरंतर युद्ध। मुगल सेना में योग्यता, वीरता, साहस, उत्साह, आत्मविश्वास, दृढ़ता निरंतर युद्धों के कारण कमजोर पड़ गई थी। मुगल सैनिकों में दलबंदी पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो गया। औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम इस प्रकार हैं। दक्षिण के शिया सुल्तानों का अनुचित विनाश होने से मराठे शक्तिशाली बनकर उभरे। निरंतर युद्धों से मुगल शासन व्यवस्था में रिक्त शाही राजकोष और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कृषि, वाणिज्य, व्यापार और उद्योगों को गहरी क्षति पहुंचने से आर्थिक व्यवस्था पतनशील हो गई। सैनिकों और जमींदारों की लूटपाट से सामान्य जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। उत्तरी भारत में अराजकता, अव्यवस्था और विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। कानून और शांति व्यवस्था अस्त व्यस्त तथा आर्थिक दशा शिथिल होने से सर्वत्र असंतोष फैल गया। मुगल प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगने से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। निरंतर युद्धों, लूटपाट एवं विध्वंस ने भारतीय संस्कृति और कला का विनाश प्रारंभ कर दिया। कृषकों और साधारण जनता के कष्टों में अत्यधिक वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हो गया था। इसके बाद औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब ने राजपूतों के विनाश के लिए सेना और कूटनीति दोनों का उपयोग किया। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख राजपूत राज्य मारवाड़, आमेर, उदयपुर आदि थे। यहाँ के राजपूत नरेश वीरता और रणनीति में निपुण और अग्रणी थे। बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर आदि में भी राजपूत नरेश राज्य कर रहे थे। मारवाड़ से संघर्ष। औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करके मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था, परंतु राजपूतों द्वारा मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने पर औरंगजेब स्वयं सेना सहित अजमेर पहुंचा। विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन करके बादशाह 1676 ईस्वी में दिल्ली आ गया। मारवाड़ के राजपूतों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश की सहायता प्राप्त करके 1676 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने मारवाड़ में प्रवेश कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मेवाड़ से संघर्ष। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ के राठौर के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया और राजपूतों को 1680 में पराजित किया। उसने चित्तौड़ और उदयपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु राजपूत निरंतर मुगलों से संघर्ष करते रहे। अंततः महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य 24 जून 1681 ईस्वी को शांति संधि हो गई। औरंगजेब की राजपूत नीति का स्वरूप किस प्रकार का था, आइए अध्ययन करें। अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारता व सहिष्णुता की नीति तथा प्रेमपूर्ण मित्रता की नीति को अपनाया था, जिसे औरंगजेब ने त्याग दिया। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति के परिणाम इस प्रकार हैं। राजपूत मुगल साम्राज्य के शत्रु। औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति राजनीतिक अविवेक का परिणाम थी। उन्होंने औरंगजेब के प्रतिशोध का सामना किया और विद्रोह किए। राजपूतों ने मुगल प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया तथा मुगलों की शक्ति को कमजोर करने में अपना योगदान दिया। दक्षिण में असफलता। औरंगजेब ने राजपूतों की मित्रता, स्वामी भक्ति और सहयोग खो दिया था। औरंगजेब को दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के विरुद्ध विध्वंसकारी युद्धों में वीर राजपूतों की सेवा और सहायता से वंचित होना पड़ा। जनधन की अपार क्षति। निरंतर 30 वर्षों तक राजपूतों से युद्ध करने के कारण
मुगल साम्राज्य को धन और जन की अपार हानि हुई। सहस्त्र व्यक्तियों की बलि चढ़ाई गई और राजस्थान की मरुभूमि पर अपार धन नष्ट किया गया। सम्राट की प्रतिष्ठा में कमी। औरंगजेब की राजपूत विरोधी नीति से उसकी प्रजा शंकित हो चुकी थी। प्रजा में सम्राट के प्रति राजभक्ति, श्रद्धा, विश्वास और आस्था नहीं रह गई थी। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने राजपूत नीति से मुगलों को धन, जन, सैन्य बल, सम्मान व प्रतिष्ठा की अत्यधिक क्षति हुई। अराजकता, अशांति और अव्यवस्था फैल गई और मुगल साम्राज्य पतनोन्मुखी हो गया। औरंगजेब की अनुचित राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक विशिष्ट कारण बन गई। इसके बाद आइए अध्ययन करें औरंगजेब की पश्चिमोत्तर सीमा एवं मध्य एशियाई नीति के विषय में। औरंगजेब ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशों के संदर्भ में उग्रवादी नीति का अनुसरण किया। आफरीदियों का विद्रोह। सीमा प्रदेशों में 1672 ईस्वी से विद्रोह प्रारंभ हुआ। आफरीदी नेता सरदार अकमल खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सीमांत प्रांतों में विद्रोह की लहर फैल गई। सम्राट ने सुजात खां को विद्रोहियों के विरुद्ध भेजा, परंतु 3 मार्च 1674 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। बाद में अजमल खां ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करा दिया। 1675 ईस्वी तक समस्त सीमांत प्रदेशों में शांति स्थापित हो गई थी। औरंगजेब तथा फारस। सम्राट शाह अब्बास ने औरंगजेब के राज्यारोहण में बुदाक बेग के नेतृत्व में एक राजदूत उसे बधाई देने के लिए भेजा। 22 मई 1661 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया। औरंगजेब की मध्य एशियाई नीति। औरंगजेब की मध्य एशियाई नीति शाहजहां की तरह उग्रवादी न थी। उसने मैत्रीवत संबंध रखे और उपहारों का आदान प्रदान किया। वह विद्वानों, व्यापारियों के साथ पत्र व्यवहार आदि किया करता था। प्रमुख विद्रोह। 1. जाटों का विद्रोह। औरंगजेब भारत को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था, जिससे बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसकी नीति असहिष्णु हो गई। परिणाम स्वरूप हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। 1661-62 ईस्वी में मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी ने सम्राट की आज्ञा से इस क्षेत्र में मंदिर को नष्ट कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। 1669 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों के विरुद्ध भयंकर विद्रोह कर दिए। 1686 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः जाटों ने विद्रोह किए। यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलते रहे। अंततः जाटों ने भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सतनामियों का विद्रोह। नरनौल व मेवात जिलों में सतनामियों ने धार्मिक संप्रदाय गठित किया था, जो सच्चे ईश्वर में विश्वास रखने का दावा रखने के कारण सतनामी कहलाए। उनके विद्रोह का कारण एक सतनामी किसान व मुगल सिपाही के मध्य हुआ झगड़ा था। प्रारंभिक असफलता के बाद औरंगजेब ने विशाल सेना भेजकर इस विद्रोह का दमन कर दिया। सिखों का विद्रोह। औरंगजेब ने सिखों के गुरुद्वारों को भी नष्ट किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, परंतु गुरु द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार करने पर 1675 ईस्वी को उनका सिर कटवा दिया। अनेक स्थलों पर मुगल सिख संघर्ष हुए। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया और उनमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत कर दी। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में। राजत्व एवं इस्लामी सिद्धांतों की स्थापना। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के आधार पर शासकीय कार्यों और प्रजाजनों के प्रति व्यवहार किया। वह इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता था। मुगल दरबार में अब धर्मांध मुल्लाओं को विशिष्ट प्रतिष्ठा के पद प्राप्त हो गए। हिंदू मंदिरों और देवालयों का विध्वंस। सन 1645 ईस्वी में जब वह गुजरात का सूबेदार था, उसने अहमदाबाद के प्रसिद्ध भव्य
चिंतामणि मंदिर को तुड़वा दिया। वहां पर गौवध कर मस्जिद का निर्माण करवाया। वाराणसी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसके स्थान पर नई मस्जिद निर्मित की गई। 1669-70 में व्यापक पैमाने पर विध्वंस हुए। जजिया कर को पुनः प्रारंभ करना। 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, जिसे अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था। जजिया कर लगाने के लिए उसने उलेमा वर्ग का समर्थन भी प्राप्त कर लिया था। जजिया कर की कठोर कर वसूली पर हिंदुओं ने घोर विरोध कर दिया। हिंदू पाठशालाएं बंद। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक हिंदू पाठशालाएं, जिनमें संस्कृत, साहित्य, काव्य, पुराण, ज्योतिष, दर्शन, कर्मकांड तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे, बंद करवा दी गईं। हिंदुओं पर पृथक कर। हिंदू व्यापारियों की आर्थिक समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाने और उन्हें दरिद्र बनाने के लिए औरंगजेब ने मई 1667 में मुसलमान व्यापारियों को समस्त करों से मुक्त कर दिया, परंतु हिंदुओं पर सारे कर पूर्ववत लगे रहे। धर्म परिवर्तन का प्रलोभन। प्रशासन के उच्च पद, जेल से मुक्ति, जागीर, धन, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा, पदवियां, उपहार, अनुदान आदि का प्रलोभन देकर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उसके शासनकाल में उच्च कुलीन हिंदू कन्याओं के विवाह मुसलमानों से करवाए गए। हिंदुओं पर प्रतिबंध। हिंदुओं को शक्तिहीन और निष्क्रिय बनाने के लिए कठोर सामाजिक धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए। 1668 में ही उसने सारे साम्राज्य में हिंदुओं के मेले, होली, दिवाली और दशहरे के त्योहारों को मनाना बंद करवा दिया। औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब ने 21 फरवरी 1707 ईस्वी को प्रातःकाल नमाज और कलमा पढ़ा और अंतिम सांस ली। औरंगजेब की मृत्यु 90 वर्ष की अवस्था में हुई। उसके शव को दौलताबाद के पास खुलदाबाद में शेख बुरहानुद्दीन और अन्य दरवेशों की कब्रों के पास दफनाया गया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।